नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना कितनी चीजें बदलती रहती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे दूध का फट जाना या फिर लोहे पर जंग लगना, खाना पकता है, पचता है, अरे हम सांस लेते हैं वो भी। हाँ, ये सब असल में केमिकल बदलाव ही है। मतलब पदार्थ की शक्ल, उसकी पहचान ही बदल जाती है पूरी तरह से। सही कहा। तो फिर ये केमिकल रिएक्शन, ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या चीज? और हमें पता कैसे चलता है कि कोई रिएक्शन हो भी रहा है? अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ इशारे। जैसे कि? जैसे चीज की अवस्था बदल सकती है। मतलब कोई ठोस चीज शायद द्रव बन जाए या गैस। रंग बदल सकता है। हाँ, रंग बदलना तो देखा है कई बार। बिल्कुल। या फिर कोई गैस निकलने लगे बुलबुलों के रूप में। या फिर तापमान बदल जाए। तापमान? मतलब चीज गर्म या ठंडी हो जाए? हाँ बिल्कुल। ये कुछ आम संकेत है कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। दिलचस्प। तो आज हम इसी पर थोड़ी और बात करेंगे। एनसीईआरटी विज्ञान का जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों पर, उसके कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि ये जो बदलाव हैं, इनको समझना और लिखना, मतलब समीकरणों के रूप में दिखाना थोड़ा आसान लगे। सही। तो मकसद यही है कि ये रिएक्शन लिखते कैसे हैं, यानी केमिकल इक्वेशन क्या हैं और ये कितने तरह की होती हैं, ये समझें। बिल्कुल। तो शुरू करें? हाँ जरूर। तो पहले ये देखते हैं कि इन बदलावों को लिखते कैसे हैं। एक तरीका तो है शब्दों में, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, ये हुआ वर्ड इक्वेशन। पर इससे भी छोटा, ज्यादा साइंटिफिक तरीका है केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करना। Mg+O2 MgO, है ना? जी हाँ, इसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। इसमें जो चीजें रिएक्शन शुरू करती हैं, तीर के बाईं तरफ वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और जो नई चीजें बनती हैं तीर के दाईं तरफ, वो होती हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट्स। अच्छा। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये तो सुना है। मतलब मास ना बनता है ना नष्ट होता है। बिल्कुल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है, बस चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना जरूरी होता है। बैलेंस करना मतलब ये कि रिएक्शन से पहले और बाद में हर एक तत्व के परमाणु यानी एटम्स बराबर संख्या में होने चाहिए, तीर के दोनों तरफ। अच्छा, जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर करते हैं, वैसे ही। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन है, Zn+H2SO4 जाता है ZnSO4+H2। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। हाँ। इसमें अगर आप गिने तो तीर के दोनों तरफ जिंक का एक एटम, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये बैलेंस्ड है। समझ गया। और अगर बैलेंस ना हो तो, जैसे मान लीजिए Fe+H2O जाता है Fe3O4+H2, ये तो बैलेंस नहीं लग रहा। सही कहा, ये नहीं है। इसे फिर बैलेंस करना पड़ता है। एक तरीका है हिट एंड ट्रायल। हम नंबर्स लगाते हैं फॉर्मूला के आगे, जिन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं, जब तक दोनों तरफ एटम बराबर ना हो जाएं। ओके। और हाँ, समीकरण को और जानकारी देने वाला बनाने के लिए हम चीजों की भौतिक अवस्था भी लिखते हैं, जैसे S ठोस के लिए, L द्रव के लिए, G गैस के लिए और AQ अगर पानी में घुला हो तो। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। जी। और रिएक्शन की शर्तें, जैसे कितना तापमान चाहिए या दबाव, वो भी तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। बढ़िया। तो ये तो हुई लिखने की बात। अब आते हैं इनके प्रकार पर। ये रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं? देखिए, मुख्य तौर पर हम कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब जुड़ना? हाँ बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही काम। 2 या ज्यादा अभिकारक जुड़कर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। कोई उदाहरण? जैसे बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जब पानी H2O से मिलता है तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है। और इसमें ना काफी गर्मी निकलती है। अच्छा। गर्मी निकलती है। हाँ, इसलिए ये ऊष्मक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे वाह, ये तो वही चूना है जो घरों में सफेदी के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, वही। और पता है दीवार पर चमक कैसे आती है? कैसे? ये जो बुझा चूना CaOH2 है, ये दीवार पर लगने के बाद धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली चमकदार परत बन जाती है। कमाल है। वही कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर में भी होता है। हाँ जी, वही CaCO3। तो ये हुआ संयोजन। अब इसका उल्टा भी होता होगा, मतलब टूटना? बिल्कुल होता है। उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या ज्यादा छोटे उत्पाद बनाता है। संयोजन का एकदम उल्टा। सही। और क्योंकि इसमें चीज टूट रही है तो अक्सर ऊर्जा देनी पड़ती है बाहर से। अच्छा, मतलब ये ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक होती हैं। ज्यादातर हाँ। ऊर्जा गर्मी के रूप में दी जा सकती है तो वो हुआ ऊष्मीय वियोजन। जैसे चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 बनता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। ओके। और ऊर्जा बिजली के रूप में भी दे सकते हैं। वैद्युत वियोजन, जैसे पानी में बिजली दौड़ाएं तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैस मिलती है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ। ओके। और तीसरा है प्रकाश यानी रोशनी से प्रकाशीय वियोजन, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl जो सफेद होता है, धूप में रखने पर ग्रे रंग के सिल्वर Ag और क्लोरीन गैस Cl2 में टूट जाता है। अरे, इसका इस्तेमाल तो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था शायद। बिल्कुल सही। AgCl और AgBr दोनों का होता था। ठीक है, तो संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, और कौन से प्रकार हैं? अगला है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब? जगह बदलना। हाँ। इसमें एक ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा ताकतवर तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक मतलब कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, जैसे कोई अपनी सीट से किसी और को हटा दे। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे मान लीजिए आपने लोहे Fe की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल में डाला। हाँ। अब लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को घोल से बाहर निकाल देगा Cu और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेगा। तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि लोहे की कील पर कॉपर की भूरी परत जम जाएगी और घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होकर हरा सा होने लगेगा, क्योंकि आयरन सल्फेट बन रहा है। Fe + CuSO4 + FeSO4 + Cu। समझ गया। ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। बिल्कुल। फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो बार विस्थापन। एक तरह से हाँ। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच आयनों की अदला बदली होती है, पार्टनर एक्सचेंज जैसा समझ लीजिए। अच्छा, कैसे? जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 का घोल और बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल मिलाएं तो सोडियम का आयन Na+ क्लोराइड Cl- के साथ चला जाता है और बेरियम का आयन Ba2+ सल्फेट SO4 के साथ। तो बनेगा क्या? बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 जो पानी में घुलता नहीं, उसका सफेद ठोस नीचे बैठ जाता है। इसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl जो पानी में घुला रहता है। अच्छा, तो इसमें एक ठोस चीज बन जाती है जो घुलती नहीं। हाँ, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और कोई मुख्य प्रकार बचा? हाँ, एक बहुत जरूरी जोड़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। इन्हें साथ में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। ओके। और रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े। ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी जरूर रिड्यूस हो रही होगी। अच्छा, अकेले नहीं होती है? नहीं, जैसे गर्म कॉपर ऑक्साइड Cu पर अगर हाइड्रोजन गैस H2 डालें तो कॉपर Cu अलग हो जाता है और पानी H2O बनता है। CuO + H2 to Cu + H2O। हाँ, यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन हट गई तो उसका हुआ रिडक्शन, अपचयन होकर कॉपर Cu बन गया। और हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन, उपचयन होकर पानी H2 बन गया। समझ गया। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, साथ साथ। बिल्कुल। और ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम है। सच में
कहाँ? अरे संक्षारण यानी कोरोजन, धातुओं का खराब होना, लोहे पर जंग लगना सबसे आम उदाहरण है। हाँ, वो तो है। वो असल में लोहे का ऑक्सीडेशन ही है, हवा और नमी की मौजूदगी में। ऐसे ही चांदी का काला पड़ना या तांबे और पीतल पर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण यानी ऑक्सीडेशन के ही उदाहरण हैं। अच्छा, और दूसरा है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। ये क्या है? कभी देखा है पुराने रखे हुए तेल या घी वाले खाने जैसे चिप्स या नमकीन में से अजीब सी बदबू आने लगती है और स्वाद खराब हो जाता है? हाँ, होता है, सील जाते हैं जैसे। वो असल में उनमें मौजूद फैट्स और ऑयल्स का हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ओह, तभी चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है? वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करती तो वो ऑक्सीजन को हटाकर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, खराब होने से बचाती है। या फिर खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। समझ गया। ये तो बड़े काम की चीज है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब हमारे चारों तरफ पदार्थों में होने वाली बदलाव हैं जी। और इन बदलावों को हम दिखाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरणों से। जी हाँ, और इनके जो मुख्य प्रकार हमने देखे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स, ये हमें समझने में मदद करते हैं कि अलग-अलग हालात में असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। हमने बात की कि श्वसन जैसी प्रक्रिया जिसमें हम ऊर्जा पाते हैं वो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक, गर्मी निकलती है, और कई वियोजन अभिक्रियाएं जैसे पानी को तोड़ना वो ऊष्माशोषी हैं, एंडोथर्मिक, उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है। तो ये जो ऊर्जा का लेना देना है रिएक्शंस में, एनर्जी का निकलना या लगना, ये हमारे जीवन को और जो उद्योग हमने बनाए हैं उन्हें चलाने में, उन्हें शक्ति देने में आखिर किस तरह की भूमिका निभाता है, सोचेगा जरूर।